हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल को अपने शो पे लेके आते हैं। उनका नाम है इशमोहित अरोरा। आपको पता होगा ईटी न्यूज़ देश के रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन काफ़ी कम उम्र में उन्होंने काफ़ी हासिल किया है। उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर का बहुत सारा प्यार हासिल किया है और वो हमारे लिए समय निकालते रहते हैं। अच्छे अच्छे स्टॉक्स, डीप फंडामेंटल रिसर्च ओनली, नो टेक्निकल्स और नथिंग एल्स, मोमेंटम भी नहीं, सिर्फ डीप फंडामेंटल रिसर्च, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ओरिएंटेशन और रिटेल इन्वेस्टर को बेहतर इन्वेस्टर कैसे बने ये भी सिखाते रहते हैं। इशमोहित, आपने तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मोहित कर लिया है। सही, एकदम यथा नाम तथा गुण कहते हैं ना डिम्पी? हाँ बिल्कुल वही वाला हाल है। तो चलिए ये बताएं फंडामेंटल्स पे, इससे पहले कि हम आपके स्टॉक के बात करें जहां पर हमने एनालिसिस किया हुआ है, बाजार के फंडामेंटल्स पे आपका क्या व्यू है? क्या फेयर वैल्यूएशन से हम आगे बढ़ गए या हम एक अच्छे दायरे में हैं स्टॉक पिकिंग के? बताइए आप। तो इस टाइम पे अजय जी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का जो पी है वो 22x के आसपास है, एंड निफ्टी के अंदर अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट 37% बैंकिंग इंडेक्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स लास्ट कुछ 3-4 साल से अच्छा नहीं कर रहे थे, बट अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में क्या हुआ है, जैसे 2002-2003 में हुआ था कि आपके एसेट क्वालिटी इश्यूज आर बिहाइंड यू। तो निफ्टी में बिकॉज प्लेंटी ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ बैंक्स, तो निफ्टी तो आई थिंक अच्छा ही करेगी बिकॉज 37% आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अच्छा करने लगे हैं, क्योंकि उनकी सारे जो बैलेंस शीट इश्यूज थे सारे के सारे खत्म हो गए, एंड अब जाके जो आपकी क्रेडिट ग्रोथ है इकोनॉमी के अंदर वो वापस आनी आपको दिखनी चालू होगी। तो निफ्टी मोर और लेस विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। इशमोहित, इंडस्ट्रियल्स आपको एक पसंदीदा एरिया लगता है। इंडस्ट्रियल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स है, टेलविंड है, वो सब तो सही है, लेकिन आज मैं सुबह एक फंड मैनेजर से ये बात कर रहा था, पंकज मुरारका से, कि ये जो यूनिवर्स है ना, एबीबी, सीमेंस, कमिंस, ये सस्ता नहीं है। 70-80 टाइम यहाँ से एंट्री करने में एक रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाता है। क्या आपको मिड टीयर में अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है? आप कैसे खेल रहे हैं इंडस्ट्रियल्स को? इंडस्ट्रियल्स के लिए क्या है कि एक्चुअली जो फ्रंट लाइन इंडस्ट्रियल्स हैं, सीमेंस हो गया आपका, हिटाची हो गया, ये सारे आपके बहुत इस टाइम पे महंगे चल रहे हैं। बट जो आपके इंडस्ट्रियल्स में जब आप टीयर 2 टीयर 3 में आना चालू करते हैं, तो टीयर 2 में अगर आप पूरे कंपोनेंट्स को देखेंगे, जो आपके जितने भी जो आपकी, अगर आप पूरी इंडस्ट्री को देखेंगे, अगर जो जहाँ पे कंपनीज विच मैन्युफैक्चर बेयरिंग्स, तो बेयरिंग्स के साथ साथ इसका एक पूरा इकोसिस्टम है। कंपनीज होंगी जो बेयरिंग रिंग्स भी बना रही होंगी, फिर कंपनीज होंगी जो बेयरिंग केजेस भी बना रही होंगी। तो वहां पे अगर आप प्रॉक्सी प्लेस देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। सिमिलरली जब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, तो स्टील के मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉक्सी कौन है? रिफ्रैक्टरीज, क्योंकि रिफ्रैक्टरी की जो आपकी यूसेज है हर 1-2 महीने में आपको उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है। स्टील पूरी प्रोडक्शन का कॉस्ट का 1-2% है। सिमिलरली जब केपेक्स की बात करते हैं, जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो कॉम्प्लेक्स गियर मैन्युफैक्चरर कंपनीज भी हैं जो इंडस्ट्रियल गियर्स बनाती हैं, एंड ये गियर्स आपके डिफेंस में भी यूज होते हैं, और ये गियर्स आपके डिफरेंट जो फैक्ट्रीज हैं वर्ल्ड में उनमें भी यूज होते हैं। एंड इन कंपनीज की भी अगर आप गाइडेंस देखेंगे, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक ही एक्सपोर्ट की इतनी स्ट्रांग हो रखी है कि गाइडेंस ही इन कंपनीज की कुछ 25 से 30% CAGR की है, मतलब अगले 2-3 साल की। तो अगेन इंडस्ट्रियल्स में भी ये जो +1 वाला ट्रेंड है, कि जो आपके नीश इंडस्ट्रियल्स हैं वहां पे +1 वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है, और जो एमएनसीज इंडिया में सीरियस हो रही हैं और एमएनसी इंडिया में अपना प्रोडक्शन प्लांट लगा के यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, that is also a very huge trend that is playing out in industrials. But definitely जो फ्रंट लाइन इंडस्ट्रियल्स हैं इस टाइम पे वो बहुत महंगे हैं। इंडस्ट्रियल्स में जो आपको वैल्यू है वो आपको टीयर 2 टीयर 3 में जाना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसी कंपनीज देखनी पड़ेंगी जो इंडस्ट्रियल केबल्स बना रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल केबल्स या फिर केबल्स एंड वायर मैन्युफैक्चरर्स, अगर जहां पे भी केपेक्स होगा आपको केबल एंड वायर्स तो चाहिए होती हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन एरिया जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि केबल एंड वायर की जो वॉल्यूम ग्रोथ है काफी सालों से हमेशा डबल डिजिट में रही है। ऐसी ऐसी कंपनीज है जिनका वॉल्यूम ग्रोथ आज पिछले 22 साल से 15% के आसपास चल रहे हैं, हर साल 15% से बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर केपेक्स साइकिल आती है तो दीज कंपनीज विल एक्चुअली बेनिफिट अ लॉट। एब्सोल्युटली। इशमोहित, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स पर आपका आउटलुक आपने बताया। अब बात करते हैं एफएमसीजी प्लेज की। एफएमसीजी सेक्टर के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियां जिनके रूरल एक्सपोजर ज़्यादा हैं उनमें बढ़त इस वक्त नज़र आ रही है। सालाना आधार पर कमोडिटी में करेक्शन आया है, ये एक पॉजिटिव रहा है, और डीलर्स ने विंटर प्रोडक्ट्स का स्टॉक भी अब भरना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों के लिए, दूसरी छमाही के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। इस सेक्टर में ग्रोथ आउटलुक कैसा देखेंगे?
सी अगर मैं एफएमसीजी वैसे पूरे सेक्टर की बात करूं तो एफएमसीजी में एक पहले तो मैं प्रॉब्लम की आपके साथ बात करूंगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है एफएमसीजी में कि बड़ी सारी जो कैटेगरीज है ना आपकी वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड है। पेनिट्रेटेड माने कि वहां पे अगर मार्केट पेनिट्रेशन देखते हैं, जैसे सपोज करते हैं टूथपेस्ट का एग्जांपल लो आप, तो टूथपेस्ट की पेनिट्रेशन लगभग ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। अब जो हेयर ऑयल का एग्जांपल लो, हेयर ऑयल की पेनिट्रेशन लगभग 95 to 98% के आसपास है। तो इन कैटेगरीज में जब भी आप एफएमसीजी कंपनीज को देख रहे हैं तो ग्रोथ आना कैटेगरी एक्सपेंशन से बहुत मुश्किल है। बट एफएमसीजी में भी अगर आप बॉटम्स अप देखेंगे तो आपको ऐसी कैटेगरीज मिलेंगी जहां पे कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग बेवरेजेस। तो बेवरेजेस की कैटेगरी में 10-12% की ग्रोथ आ रही है। माने जो और भी एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो लोग मतलब क्योंकि सस्ती एनर्जी ड्रिंक का भी ट्रेंड आ गया है, तो सस्ती सस्ती एनर्जी ड्रिंक्स जो है आजकल काफी लोग पी रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया। एंड दैट इज वन कैटेगरी दैट इज इमर्जिंग। तो हमेशा आपको एक होमवर्क करना चाहिए एज ए निवेशक कि जब भी आप एफएमसीजी कंपनी को भी देख रहे हैं तो इन कंपनीज की जो वॉल्यूम ग्रोथ है, आप एक सिंपल होमवर्क कर सकते हैं कि जो अगर बिस्किट कैटेगरी में जो मार्केट लीडर है उसकी कितनी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है 5 साल से, हेयर ऑयल कैटेगरी में जो मार्केट लीडर है उसकी कितनी ग्रोथ आ रही है, अगर कोई कंपनी च्यवनप्राश बनाती है तो च्यवनप्राश वाली कैटेगरी में कितनी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। फिर वॉल्यूम ग्रोथ का मैप करके यहाँ पे ऐसे आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ ही 15-20% की आ रही है। एंड वो जो 15-20% वाले वॉल्यूम ग्रोवर्स हैं, दैट इज व्हाट लाइक एक्चुअली ऑफर्स यू वैल्यू, बिकॉज इंडिया इज द ग्रोथ मार्केट एंड ग्रोथ मार्केट में आपको 15-20% वॉल्यूम ग्रोथ तो मिनिमम चाहिए ही। अगर सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है हार्डली 3-4% की, तो वैसे बिजनेसेस हमें ज्यादा एक्साइट नहीं करते क्योंकि वहां पे कैटेगरी पेनिट्रेशन इज ऑलरेडी लाइक वेरी एट 95-99%। बट कई निवेशक इसके बारे में ऐसे नहीं सोच पाते। बताइए, आपको कौन सा च्यवनप्राश ज्यादा पसंद है, डाबर का च्यवनप्राश या पतंजलि का च्यवनप्राश? क्योंकि आप मैं दिल्ली में रहते हैं, सर्दी च्यवनप्राश तो खाता होती ही है। नहीं। मैं च्यवनप्राश खाता ही नहीं। सही है, हमने सोचा कहीं व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स निकाल लें। मलाई चाप खाते हैं। ठीक है। ठीक है इश्मोहित, अभी मैं आपसे कुछ ऐसे स्टॉक्स पूछना चाह रहा हूँ या फिर इनफैक्ट ऐसा सेगमेंट आप मेरे को ना थोड़ा जस्टिफाई कीजिएगा कि आपको मेटल्स क्यों नहीं पसंद है। ये इसलिए पसंद नहीं है कि ये चल नहीं रहे, या इसलिए पसंद नहीं है कि इसके अंदर ग्लोबल फैक्टर इतना ज़्यादा है कि जिसको असेस करना बड़ा मुश्किल है? देखिए, जब भी आप एक कभी सेक्टर या कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं एक वेरिएबल्स के टर्म में कि इस सेक्टर में कितने वेरिएबल्स हैं या कितने कम वेरिएबल्स हैं। जहां पे वेरिएबल बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पे निवेशक की गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माने अगर 5 चीजें सही होंगी तब जाके आप पैसा बनाएंगे, या फिर एज कम्पेयर टू समथिंग जहां पे अगर 2 चीजें भी सही होंगी तो आप पैसा बनाएंगे। पर मेटल्स के में प्रॉब्लम क्या लगती है कि अभी आप चाइना में देखेंगे कि इस टाइम पे जो कोविड का लॉकडाउन चल रहा है तो चाइना। इश्मोहित, मैं आपके पास 2 मिनट में वापस आता हूँ एक करते हैं। और हमारे साथ इश्मोहित थे जो डिम्पी के सवाल को बता रहे थे कि क्यों मेटल्स में इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग का केस नहीं है। इश्मोहित समझाएं। हाँ, तो मेटल्स में क्या प्रॉब्लम रहती है कि आपके वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। माने आपके 10-15 वेरिएबल्स राइट होंगे तभी जाके आपका कुछ इसमें पैसा बनेगा। तो इस टाइम पे क्योंकि चाइना के अंदर बहुत स्लो डाउन चल रहा है, कोविड के लॉकडाउन हो रहे हैं, इंटरनेशनली इकोनॉमीज में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो आप अगर आप HR कॉइल के प्राइसेस देखेंगे तो हाल ही में एक स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर है, बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं स्टील की, उनके साथ बैठा हुआ था हाल ही में। तो वही मेरे को बता रहे थे कि एक टाइम पे ये HR कॉइल प्राइसेस अभी 70-72 हजार चले गए थे, अभी 57,000 55,000 आ गए, और उनको लग रहा है यहाँ से भी और यहाँ से इनके प्राइसिंग में करेक्शन आ सकता है, बेसिकली स्टील HR कॉइल के प्राइसेस में। सो अगेन दैट इज वेरी वेरी ट्रिकी, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स में एक अच्छी साइकिल हो चुकी है। जनरली देखा जाता है कि 1-2 साल की अच्छी साइकिल होती है, फिर 2-3 साल का स्लम्प आता है, फिर 1-2 साल की अच्छी साइकिल होती है। शायद से जो अच्छी साइकिल थी इस टाइम पे निकल चुकी है। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए मेटल्स के अंदर, क्योंकि आपको दिखेगा सब 2 की पी पे है, 1 की पी पे है, बट वो पी ट्रेलिंग क्वार्टर्स पे है। फॉरवर्ड पी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना जरूरी है, एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी ट्रिकी फॉर अ रिटेल निवेशक कि आज वो जाके जो भी मेटल स्टॉक्स है उनको इस टाइम पे देखे। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा इश्मोहित, वो है लॉरस लैब से रिलेटेड। इनफैक्ट लॉरस ही क्यों, डीवीज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेलिंग आई और उतनी बात रिकवरिंग नहीं आ पाई। और एक व्यू ये आ रहा है कि जो API कंपनीज में जो कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज हैं वो शायद वो अब री रेटिंग नहीं पा पाएंगे, या वो मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे उन्हें जो शायद 2-3 साल पहले मिलते थे। आपकी भी उस पर अवॉइड रेटिंग है। ज़रा मुझे कमोडिटी API से दूर रहने के रैशनल को बताइए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे, कोई भी भाव नीचे आता है API रिलेटेड प्ले का तो उसमें कूदने की प्लान बनाने लगते हैं। क्यों उन्हें केयरफुल रहना चाहिए?
तो ज्यादातर तो मैं वैसे जो कमोडिटी एपीआई समथिंग लाइक आइबुप्रोफीन हो गया आपका, ऐसी चीज होगी, बट कंपनीज जैसे आपने बताई तो वो कंपनीज तो अपने सेगमेंट्स में मार्केट लीडर्स हैं। बट एपीआई सेक्टर में लास्ट 2-3 इयर्स में एक एलिमेंट क्या हुआ कि क्योंकि जब आपका कोविड लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने एकदम एपीआई की स्टॉकिंग अप कर ली। तो जब स्टॉकिंग अप हो रही थी तो इन कंपनीज की सेल्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ गई। एंड जैसे ही स्टॉकिंग अप का एलिमेंट खत्म हुआ, क्योंकि वर्ल्ड नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया, तो इन कंपनीज की सेल्स में भी प्रेशर आ रहा है। एंड साथ साथ क्योंकि इन्वेंट्री फुल्ली मतलब आप अगर चैनल को देखेंगे तो चैनल पूरा स्टॉक्ड अप है। तो इस टाइम पे इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग का एक एलिमेंट जो पिछले 2-3 क्वार्टर से चल रहा है। एंड आई थिंक अगर आपको ये चीजें समझनी है ज्यादा अच्छे से, तो जो इन कंपनीज को इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करती हैं जो जिससे एपीआई बनता है, जैसे अमाइंस वाली कंपनीज है, अगर आप उनकी कॉन कॉल पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि इस टाइम पे अमाइंस की कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि FY24 से एपीआई सेक्टर बेसिकली माइट टर्न अराउंड, उनकी डिमांड वापस वहां से आएगी। पर कमोडिटी एपीआई जहां पे प्राइसिंग इरोजन हो रही है, प्राइसिंग इरोजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है फार्मास्यूटिकल्स में, कि जब प्राइसिंग इरोजन होती है तो बेसिकली आज मैं एक चिप्स का पैकेट 10 रुपए का बेच रहा हूँ, मेरा बनाने का खर्चा 5 रुपए है, बट वो चिप्स का पैकेट 10 रुपए की जगह कोई मतलब बहुत ज्यादा चैनल के अंदर चिप्स के पैकेट हो गए, तो अब मैं जो चिप्स के पैकेट बना के बेच रहा हूँ 10 रुपए का मेरे को 8 रुपए का बेचना पड़ रहा है, पर मेरा बनाने का खर्चा 5 रुपए का ही है। तो इस सिनेरियो में आपके मार्जिन में एक बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट आता है। और वो भी कह रहा है कि जो मैं 5 रुपए का बना रहा था तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से वो 5 रुपए का भी बनाने की जगह 6 रुपए का बना रहा हूँ। तो इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान लगा के कंपनीज देखनी पड़ेंगी, आपको बहुत ज्यादा पिकी होना पड़ेगा, क्योंकि ये इस टाइम पे सेक्टर के अंदर ये चीजें इस टाइम पे चल रही हैं। ठीक है इशमोहित, आपका कोई डिस्क्लोजर है आपका? डिस्क्लोजर मतलब वी डोंट डिस्क्लोजर में वी डोंट हैव एनी फार्मा एपीआई कंपनीज, हम तो अब से सेक्टर की बात करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में जा ही नहीं रहे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।